नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान। मैं आपके साथ हूं मिथुन दिल। सत्ता के संग्राम हमारा खास एपिसोड आप देख रहे हैं। हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं और वहां के जो विधायक प्रत्याशी है उनसे अपन मुलाकात करते हैं, उनसे जानना चाहते हैं आप किन मुद्दों पर जनता के सामने जा रहे हैं, जनता के सामने किन मुद्दों के से वोट मांग रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसी कार्यक्रम के दौरान हम बिलारा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रबल प्रत्याशी KR मेघवाल साहब के साथ आज हमारे साथ में मौजूद है। इनसे अपन बात करेंगे, इनसे जानेंगे इनके क्या क्या बड़े बड़े मुद्दे हैं। तो सर, सबसे पहले ग्रामीण राजस्थान मीडिया ग्रुप आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रामीण राजस्थान इस मीडिया ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस अपने मुद्दे जनता के सामने रखने के लिए ये मौका दिया है। जी सर, सबसे पहले मैं आपकी कुछ पारिवारिक स्थिति के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में और आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। सर, हमने बचपन से ही गरीबी में पढ़ाई की, मजदूरी की, बुनाई की जी सर, और मेहनत करके पढ़ाई की। और पढ़ाई करने में बहुत सारे हमारे शिक्षकों का मार्गदर्शन रहा जी सर, जिसकी वजह से हम लोग कंपटीशन का ये एग्जाम पास करते रहे। और लास्ट के अंदर IRS 1985 बैच से मैं IRS हूँ जी सर। और मैंने भारत भर के प्रमुख शहरों के अंदर और पूरे कई राज्यों के अंदर सेवाएं दी है जी सर, जिसमें अहमदाबाद, बड़ौदा, थाने, चेन्नई, जोधपुर, बीकानेर, कोल्हापुर जी सर, और फिर वापस अहमदाबाद, जोधपुर और फिर लास्ट में अंत में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में मुख्य आयकर आयुक्त के पद से मैं सेवानिवृत्ति ली है। पारिवारिक स्थिति पूर्व में कैसे मेरे और कौन कौन थे? देखिए साहब, हमारे पिताजी भी मजदूरी करते थे, खेती करते थे और बुनाई का काम करते थे। जी सर। धीरे धीरे आर्थिक विकास हुआ और हम लोगों ने पढ़ाई की और सर्विसेज लगने के बाद अच्छी सर्विस लगी। परिवार के अंदर हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों के 15 बच्चे हैं, तो 15 में से 15 जी सर, सारे के सारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, टेक्निकली हाईली क्वालिफाइड हैं जी सर, अच्छी प्राइवेट और गवर्नमेंट सर्विस में अच्छी जगह पर पोस्टिंग है जी सर। तो हम लोग अभी आर्थिक दृष्टि से परमात्मा की दया से ठीक हैं। और हम क्योंकि हमने वो अभावों के अंदर पढ़ाई की है जी सर, इसलिए सेवा के दौरान ही हम लोगों ने गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए गोद लेकर के उन लोगों को आगे पढ़ाया है जी, उसमें मदद की है। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने कई मेडिकल कैंप लगा करके, आंखों के और मल्टी स्पेशलिटीज कैंप लगा करके लोगों की सेवाएं दी है जी सर। और विशेष अभियान हमारा रहा है क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त है, तो उस कुरीतियों को दूर करने के लिए, मृत्यु भोज जैसी अभिशाप और इन सब चीजों को दूर करने के लिए, अफीम, डोडा, ये सारी चीजों को बंद करने के लिए अभियान चलाने के अंदर भी हम लोगों ने बहुत सारा रोल प्ले किया है। और सबसे ज्यादा जरूरी जो मैं अपने आप को ये सबसे भाग्यशाली मानता हूं कि मैं पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जोधपुर डिवीजन में सामाजिक समरसता के क्षेत्र के अंदर मैंने बहुत सारा काम किया है। और हम ये चाहते हैं कि विभिन्न समाजों के अंदर किसी भी प्रकार का वैमनस्य नहीं हो और आपसी मेल जोल और भाईचारे के द्वारा एक दूसरे की मदद करते हुए इस देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति के अंदर युवा लोग योगदान रहें और युवाओं को मैं इसके लिए खास करके प्रेरित करता रहता हूँ। जी सर। सर, आपका राजनीति में कैसे आना हुआ? सर, आपने देखा होगा, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मेरा शुरू से ही समाज सेवा के अंदर विशेष योगदान रहा है। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि मैं हर खुशी, जैसे मैंने चाहे VRS लिया हो, चाहे हमारे घर के अंदर बच्चों को पुत्र रत्न हो, चाहे पोते हो, जब भी पैदा हुए तो हम लोगों ने उसको कोई पार्टी देकर के नहीं मनाया। हमने फ्री मेडिकल आंखों का कैंप लगा करके लोगों की रोशनी दिलवा करके आंखों की हम इस खुशी को मनाते हैं। जी, समाज सेवा के अंदर हम लोग आगे रहे हैं तो सिर्फ इतना ही रहा है, एकमात्र उद्देश्य ईमानदारी से समाज की सेवा और क्षेत्र का विकास करने के लिए इस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर मैंने सोचा है। जी सर। और मेरा 100% ईमानदारी के साथ किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से दूर रहते हुए क्षेत्र और यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। एकमात्र इसी उद्देश्य को लेकर के मैं राजनीति में आने की सोची है। मेरी पत्नी श्रीमती हीरा देवी कृषि उपज मंडी समिति की अध्यक्ष रही है 5 साल फलोदी में जी।
उस समय के पीरियड को भी देखा जा सकता है कि वो एक गोल्डन पीरियड था। सामने व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीमान राधा कृष्ण जी थानवी साहब थे। दोनों ने मिलकर जो मंडी चलाई है जी शुद्ध ईमानदारी से, और ग्रेड डी की मंडी थी, उसको कलेक्शन वगैरह होकर के और ग्रेड बी की तक मंडी तक पहुंचाया। जी और पूरे 5 साल के पीरियड के अंदर न किसानों का असंतोष होने दिया, न मजदूरों का असंतोष होने दिया, और न व्यापारियों का असंतोष होने दिया। इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि निस्वार्थ सेवा किस प्रकार से राजनीति में की जा सकती है। इसी उदाहरण पेश करने के लिए मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए सोचा है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है सर। इस बार जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बीजेपी से आप प्रबल दावेदार हैं इस बार बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, तो सर आपकी ऐसी कौन सी खासियत रहेगी कि पार्टी आपके ऊपर विश्वास करे और आपको टिकट दे सर? पार्टी हमारे राजनीतिक और पारिवारिक परिदृश्य को हमारी रीतियों और नीतियों से, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी और संगठन की नीतियों में पूरी तरीके से विश्वास है, और जिस प्रकार नरेंद्र मोदी साहब ने इस देश के अंदर समग्र विकास मीन्स गरीबों का भी उत्थान, गरीबों का भला, आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, शैक्षणिक उन्नति, और इसी प्रकार देश के अंदर आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे वो रेलवे का विकास हो जी, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, हर क्षेत्र के अंदर 5G के अंदर और डिजिटल इंडिया का हो, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का जिस प्रकार उन्होंने प्रण किया, देश का समग्र आर्थिक उन्नति करने के लिए जिस प्रकार का उन्होंने योजना बनाई है, और जो उनका विकास का मॉडल है, उस मॉडल को फॉलो करने के लिए हम लोग इस क्षेत्र के अंदर आगे आना चाहते हैं जी। तो सर आगे मैं जानना चाहूंगा जैसे कि आपका राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कैसा क्या रहा सर? सामाजिक जीवन में आपने ऐसे कौन कौन से कार्य किए जिससे जनता संतुष्टि हुई हो और उनके मन को अच्छा लगा हो सर? मैंने सामाजिक क्षेत्र के अंदर 5 क्षेत्रों के अंदर मैंने काम किया है जी। नंबर 1, गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा के अंदर मदद करना, उनका मार्गदर्शन करना जी। नंबर 2, बीमारी के क्षेत्र के अंदर जब अहमदाबाद पोस्टिंग थी, उस समय पश्चिमी राजस्थान के हर क्षेत्र के लोग चिकित्सा के लिए अहमदाबाद आते थे, तो हम लोग दोनों पति और पत्नी दोनों ही उन मरीजों की सेवा के लिए हर समय हॉस्पिटल में हाजिर रहते थे जी। और हमारे थ्रू बहुत सारे हॉस्पिटल प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देना, और हमने कम से कम 8-10 मेडिकल कैंप लगाए हैं जिसमें 10-10 हजार लोग भी मेडिकल कैंप के अंदर आकर के 30-30 डॉक्टर्स की टीम ला करके मेडिकल कैंप लगाए हैं, आंखों के कैंप लगाए हैं। ये नंबर 2। नंबर 3, सामाजिक सुधार के क्षेत्र के अंदर हमने बहुत सारे काम किए हैं। 2005 से लेकर के अब तक हमारे क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए एक अभियान चलाया, और लास्ट के अंदर एक सम्मेलन किया 8 जनवरी 2023 को, जिसके अंदर 125 गांवों के कम से कम 4 से 5 हजार लोग इकट्ठे हुए, और उन्होंने वहां पर सर्वसम्मति से निर्णय लिए कि जैसे मृत्यु भोज नहीं करना, 5 पकवान नहीं बनाना, अफीम और दारू, डोडा, पोस्त, सिगरेट, इस प्रकार की चीजों को प्रतिबंध लगाने का, नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, और समाज को इस बात के लिए आग्रह किया कि आप लोग ये नशा प्रवृत्ति और फालतू की फिजूल की चीजें छोड़ करके शिक्षा के ऊपर लगाइए, अपने आर्थिक विकास के ऊपर पैसे के इन्वेस्ट कीजिए, और लोगों ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया और उसको माना जी। नंबर 4, हम लोगों ने जोधपुर में और फलोदी क्षेत्र के अंदर वहां पर बच्चों के हॉस्टल के लिए भी हम लोगों ने आगे बढ़ करके समाज पूरे को इकट्ठा करके, और उस तरीके से उसमें भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा छात्रावास का निर्माण करने के लिए, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ होगी, और हमने पहल करके हमारे मेघवाल समाज जैसे गरीब समाज से भी 2.5 करोड़ रुपए वसूल करके हम लोग हॉस्टल बना रहे हैं। नंबर 4। नंबर 5, सामाजिक समरसता के अंदर हमारा विशेष योगदान रहा है। हम हर 14 अप्रैल को विशेष रूप से एक अभियान चलाते हैं, और पढ़े लिखे और जो एक भटके हुए मार्ग से दिखते हैं जी, कि लोग अपनी कमजोरियों का और अपनी कमियों का दोष दूसरे समाज के ऊपर जो मढ़ते हैं, उनको हम सही मार्ग दिखाते हैं कि नहीं, सामाजिक समरसता के अंदर रह करके आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं, आप अपना समय बचा सकते हैं, आप अपनी एनर्जी बचा सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हो, समाज के अंदर बहुत ही एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरण करके ही एक दूसरे की हेल्प लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। और इस काम के लिए हम लोगों ने बहुत अभियान चलाया। चेतना ट्रस्ट, राष्ट्रीय चेतना ट्रस्ट जोधपुर के अंदर 14 अप्रैल 2023 को जब आरएसएस के द्वारा
एसएन मेडिकल कॉलेज के अंदर एक बहुत भव्य सामाजिक समरसता और सुदृढ़ राष्ट्र के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान, इसके ऊपर इसके अंदर मैं मुख्य अतिथि था जी। और योगेंद्र भाई साहब मुख्य वक्ता थे। इस चीज को लेकर के भी हमने एक अच्छा संदेश दिया कि हम इस क्षेत्र के अंदर सामाजिक समरसता चाहते हैं, सामाजिक सौहार्द चाहते हैं। किसी भी प्रकार का एक व्यक्ति खराब हो सकता है, बिल्कुल पूरा समाज कोई खराब नहीं हो सकता, इसके अंदर हम पूरा दृढ़ विश्वास करते हैं। और जो अपराधी होता है, जो नशा ये इस तरीके के अपराधी गतिविधियों के अंदर संलिप्त होते हैं, उसकी कोई जाति विशेष नहीं होती है। इसलिए आप इस चीजों का किसी भी प्रकार की एक जाति को नहीं दे सकते दोष। बिल्कुल सही। व्यक्ति एक हो सकता है जिसका कोई धर्म नहीं होता, जिसकी कोई जाति के अंदर आस्था नहीं होती। इस बात को हम पूरा मानते हैं। इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने राजनीतिक क्षेत्र चुना है। मैं आशा करता हूं कि बिलाड़ा की जनता इन सारी चीजों को स्वीकार करेगी और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इसी मार्ग के ऊपर चलना चाहती है और इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी चीज को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल सर। वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार है सर, तो आप उनके कार्यकाल से कितना क्या खुश है, उनकी योजनाओं के बारे में, उनके सेवाओं के बारे में, उन किस तरीके के संतुष्ट है या नहीं है सर, इस बारे में आप हमें बताइए। राजस्थान में पिछले 4.5 साल में जी अशोक गहलोत सरकार 3.5 साल तक सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए जी विधायकों को भ्रष्टाचार की और लूट की खुली छूट दी, जिसका नतीजा आप अच्छी तरह से जानते हो और बिलाड़ा भी जानते हो और अच्छी तरह से समझते हो कि कहाँ क्या हो रहा है। मेरे उसको कहने की जरूरत नहीं है जी। अब रही बात है कि जब चुनाव नजदीक आए तब आपने महंगाई राहत कैंप और ये लगाए। अब इस महंगाई राहत कैंप पे भी मैं आपको असलियत बताता हूँ जी। आप ये बताइए कि अन्नपूर्णा पैकेट इनको दे रहे हैं जिसके अंदर 260 रुपए की चीजें डालते हैं, उसकी कीमत लगभग 250-300। क्या है? 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, कुछ हल्दी मिर्च, इस तरीके की चीजें मिला करके 260 रुपए देते हैं। और 3 दिन तक चक्कर काटने पर उस महिला का, घर परिवार के मुखिया का, क्योंकि वहां पर फिंगरप्रिंट लगाने पड़ते हैं, 2-2 बार देने पड़ते हैं, नहीं मैच करते हैं तो दूसरे दिन चक्कर काट के आओ। 3 दिन के एवरेज 3 दिन लगते हैं। अब आप मुझे बताइए कि यदि पुरुष जा रहा है तो एवरेज 600 रुपए मजदूरी गिनते हो, 3 दिन तक खोटी हुआ 1800 रुपए हुए, मिला कितने का सामान? 250 रुपए का। महिला जाती है, कम से कम आप 500 रुपए मजदूरी मानोगे, 500 रुपए 1500 रुपए का नुकसान होकर के 250 रुपए देते हैं। क्यों ये इस तरीके का कर रहे हैं? आप उनको सीधी बात करिए, फिंगरप्रिंट 2-2 बार, इसी चीज का परिणाम है कि एक तो ये है। दूसरा मैं आपको इनकी असली चीज बताता हूं जी कि 500 रुपए के अंदर गैस सिलेंडर जी। सबसे पहले क्या वादा किया था कि बीपीएल और उज्ज्वला योजना के अंदर जो भी पंजीकृत हैं उन सबको फ्री देंगे, ये 500 रुपए में देंगे। बिल्कुल। फिर बाद के अंदर लगा कि बीपीएल के लोग 1,31,00,000 है बीपीएल, यहाँ पर 70 लाख है सिर्फ उज्ज्वला के अंदर। अब आप बोलिए कि 1,31,00,000 में 70 गए, फिर 61 लाख को तो मिल ही नहीं रहा है, तो गरीबों के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? दूसरी चीज, केंद्र सरकार की पहले 200 रुपए की सब्सिडी थी, उसको भी अपने खाते में ले रहे हैं। अब 200 रुपए और सस्ता कर दिया, उसको भी अपने खाते में ले रहे हैं। बोले हम दे रहे हैं 500 रुपए में। अरे भाई 500 रुपए में आप दे कहां से रहे हो? जब सरकार, केंद्र सरकार की स्कीम के हिसाब से यदि 700 रुपए में मिल रहा है, 1100 रुपए हो गया, 200 रुपए कम होगी सब्सिडी, 200 रुपए और कम कर दिए, बाकी कितने बचे? 700 रुपए। 700 रुपए की चीज यदि 500 रुपए में, राजस्थान सरकार का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ? 200 रुपए। अब इस 200 रुपए के अंदर भी आप ये बताइए कि एक सिलेंडर आज तक दिया है अप्रैल से लेकर के, या कहीं कहीं दूसरा सिलेंडर दे दिया, लोग चक्कर काटते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। एक चीज तो ये बता दूं, फिर आपको मैं और एग्जांपल बता दूं राजस्थान सरकार का, कि 40,000 रुपए लंपी के अंदर जो गाय जिसकी मरी जी, उसको 40,000 रुपए की देंगे हम। उनको पूछिए कि राजस्थान के अंदर इतनी लाखों गाय मरी है, दी है 40,000 रुपए? किसी को नहीं दी। किसी भी गांव में जाकर के मुझे एक आदमी बता दीजिए जो ये कहे कि मुझे 40,000 रुपए की लंपी की वजह से, गाय मरने की वजह से मिला हो। क्यों? कि उन्होंने डाला कि पोस्टमार्टम करवा के लाइए, जिसमें यह रिपोर्ट साबित हो कि लंपी से ही गाय मरी है। ये बेवकूफ बनाने की बात है। दूसरा और मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। उन्होंने ये कहा कि 2,000 यूनिट किसानों को बिजली की फ्री देंगे जी। ये सब जानते हैं पत्रकार महोदय। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये बताइए, इनसे पूछिए
कि लास्ट में क्या डाले कंडीशन कि जिनके 15 हॉर्स पावर से अधिक का पंप लगा हुआ है उसको किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलेगी। मैं मेरे एरिया के अंदर एक बार मीटिंग सभा के अंदर जिसमें 2000 लोग थे, मैंने हाथ खड़े करके पूछे भाई आप ये बताइए कि 15 हॉर्स पावर से कम किसी का बिजली का पंप है क्या? एक आदमी ने नहीं बोला कि 15 हॉर्स पावर से ज्यादा। सारे में सारे के 30 हॉर्स पावर, 35 हॉर्स पावर, 40 हॉर्स। जमीन का पानी इतना गहरा चला गया है तो 15 हॉर्स पावर से कैसे हो सकती है सिंचाई? इसलिए ये बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। तो ये 3 एग्जाम्पल तो हमने बता दिए, अब क्या बताएं आपको? बिल्कुल सर। और बता दीजिए, मैं बता दूं स्कीम एक एक चीज का बता देते हैं। 100 यूनिट बिजली की बात है, 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, साथ के अंदर स्थायी शुल्क कितना बढ़ा दिया? जो 100 यूनिट बिजली की पूरे पैसे चार्ज करते उससे ज्यादा बिल आ रहा है, सरचार्ज लगा दिया, स्थायी शुल्क बढ़ा दिया। आप ताजुब करेंगे, मेरा बिल जो 1400 1500 रुपए आ रहा था, मैंने सोलर पावर लगा रखा ऊपर 4 kVA का, उसका बिल कितना है आपको पता है? जो 1400 1500 45,000 का बिल पकड़ा दिया। मैं आपको बिल दे सकता हूँ, होश उड़ गए मेरे के। मैंने कहा ये कौन सी स्कीम है भाई गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट की? इसलिए जनता को सिर्फ ऐन वक्त के ऊपर इलेक्शन के अंदर गुमराह करने के अलावा जनता को ये बेवकूफ समझते हैं। और मुझे राजस्थान की जनता के ऊपर पूरा भरोसा है, वो इस बात को एक एक चीज को समझेगी और ये बेवकूफ बनाने को लेकर के जो इन्होंने ये शुरू किया है, जनता उनका मुंह तोड़ जवाब देगी और इलेक्शन के अंदर इनको बता देगी कि क्या होता है या आप कैसे एंड टाइम के ऊपर मूर्ख बना सकते हो। जी सर, एक और बात जानना चाहूंगा, जैसे बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अभी जो वर्तमान विधायक है उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट है या नहीं है सर? ये बिलाड़ा की जनता अच्छी तरह से जानती है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार बचाने के लिए जब विधायकों को खुली छूट दे रखी है भ्रष्टाचार की। अब आप बिलाड़ा की जनता ज्यादा जानती है, मेरे से इस बारे में मत पूछिए, आप बिलाड़ा की जनता से पूछिए। जी बिल्कुल सर। सर अब हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आप बिलाड़ा विधानसभा से अभी अपनी प्रबल दावेदारी बीजेपी से रख रहे हैं सर, तो आपके ऐसे कौन कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पर आप जनता के सामने जाना? हम आपको बताते हैं सर। बिलाड़ा क्षेत्र का मैंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया है जी। मैंने सबसे पहले जो समस्या समझी है बिलाड़ा की जी जनता की, सबसे पहले तो यहाँ पर फ्लोराइड युक्त पानी है, मीठे पानी की जरूरत है। और इसमें अंदर इंदिरा गांधी नहर से या राजीव गांधी नहर से हमें बिलाड़ा के क्षेत्र को सबसे पहले हमारी पहली मांग होगी कि इस पूरे क्षेत्र वासियों को मीठा पानी मिले, फ्लोराइड मुक्त युक्त नहीं हो, फ्लोराइड मुक्त पानी मिलना चाहिए। दूसरा जो समस्या है कि जसवंत सागर डैम जो पिचाक डैम है, यदि उसका पुनर्भरण की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ पर किसान की खेती का, बेरोजगारी का और पीने की पानी का, सिंचाई का इतना समाधान हो सकता है इस क्षेत्र के अंदर, इसका विकास के अंदर मतलब पंख लग सकते हैं इस क्षेत्र के विकास। बिल्कुल। तीसरी समस्या है साहब, जो देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सड़कों का कोई विकास नहीं है। मैंने ऐसे गांव देखे जैसे हरियाडाना, वहां देखा गांव के अंदर सड़क नाम की कोई चीज दिखी नहीं, 2-2 3-3 किलोमीटर तक सड़क नहीं है। आप मुझे बताइए, इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का राजस्थान सरकार ने किसी भी प्रकार से सही तरीके से काम नहीं किया है। उस क्षेत्र के अंदर इसका विकास किया जाए। बिलावर सिटी के अंदर देखा, यहां पता लगा कि ट्रॉमा सेंटर है, भाई ट्रॉमा सेंटर देखा लेकिन ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सीय साधन उपकरण नहीं है। एक सर्जन थे, उनका भी पाली ट्रांसफर हो गया, हर केस को जोधपुर रेफर किया जाता है। आप बताइए, एक और समस्या जो दिखी कि बिलाड़ा और बर के बीच कितना डिस्टेंस है? 42 किलोमीटर का। बिल्कुल सर। 42 किलोमीटर को यदि रेल लाइन से जोड़ दिया जाए तो बिलाड़ा का पूरा इसका मुख्य रेल सड़क से, रेल मार्ग से जोड़ सकते हैं। लेकिन सर ये तो केंद्र के सरकार में है। केंद्र की बात है तो क्या मांग उठाना तो हमारा काम है ना? जी सर। क्या केंद्र की बात है, हम केंद्र के आगे नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते। यही चाहते हैं कि इस डबल इंजन की सरकार बने, राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बने और केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार हो, तो ये मांग को बहुत अच्छी तरह से हम रख सकते हैं। बिल्कुल। फिर आपने देखा होगा राजस्थान सरकार के अंदर गहलोत साहब वाहवाही लूट रहे थे, अंग्रेजी स्कूलें खोल दी हमने सब। जी सर। भाई सारी हिंदी माध्यम की स्कूलें उनको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया, हिंदी माध्यम के टीचर सारे उनको लगाने के लिए लगा दिए। आप बताइए, जो हिंदी पढ़ाना जानते हैं उससे आप उम्मीद करोगे कि वो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे? अरे भाई क्यों गलत अंग्रेजी पढ़ा रहे हो? पहले आप टीचर्स की व्यवस्था करिए, पूछिए उनको कितने टीचर्स है। एक स्कूल के अंदर आपको अंग्रेजी के टीचर नहीं मिलेंगे। एक समस्या और बताता हूं मैं यहाँ पर, जो हमारे युवाओं का भविष्य तय करती है। राजकीय महाविद्यालय के अंदर सिर्फ आर्ट्स फैकल्टी है, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी है ही नहीं।
जी सर। यदि है आर्ट्स फैकल्टी है, टीचर सिर्फ वहां पर प्रोफेसर सिर्फ 2 हैं, हिस्ट्री के और सोशियोलॉजी के, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स वगैरह दूसरे के तो कोई टीचर्स ही नहीं है। जी सर बिल्कुल। आप देखिए युवाओं के भविष्य के लिए, आप देखिए स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम बन गया है, छोटा मोटा है लेकिन उसमें लाइट तक की नहीं है व्यवस्था, रात की लाइट तक की नहीं है। बता दिए एक विधायक महोदय लाइट नहीं करवा सकते। यहां पर सीवरेज लाइन की व्यवस्था है लेकिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, तो आप उसका कैसे डिस्पोजल करोगे? सही बात। और अंतिम में बात ये करूंगा कि हम जिस जगह पे बैठे हैं जो बाणगंगा तीर्थ है, आप देखिए इसकी क्या दुर्दशा है। बिल्कुल सर। इसको आप रिपोर्ट करिए, राजस्थान सरकार के ध्यान में लाइए कि साहब इस पीरियड के जो हजारों साल पुराना जो तीर्थ स्थल है, जिसको बाणगंगा के नाम से कहते हैं, राजा बलि जी के बाण से यहाँ पर गंगा निकली थी, जी। उस तीर्थ को कम से कम संजो करके रखना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसके ऊपर अतिक्रमण नहीं होने देना चाहिए। अब बताइए क्या हालत है यहाँ पर। बिल्कुल सर। तो मेरे ये सारे मुद्दे होंगे और सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से सेवा करने के भाव से इस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आने की सोच रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि बिलाड़ा की जनता बहुत समझदार है और मेरी इस अपील को बिलाड़ा की जनता जरूर सुनेगी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रबल जन समर्थन मिलेगा और राजस्थान के इस कुशासन से, इस भ्रष्टाचार युक्त सरकार से, इस जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, जनता की गरीबियों का मजाक उड़ाने के लिए जो सरकार लगी हुई है। और एक अपील मैं और कहना चाहता हूं, ये बिलाड़ा की सीट सुरक्षित सीट है, जहां से अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। पिछले 45 साल का हमारे को ध्यान है कि कांग्रेस की किस नेता ने अनुसूचित जाति के सक्षम, पढ़े लिखे, समझदार आदमी को जो प्रभाव रखता है, जो अपनी बात को और जो क्षेत्र की बात को विधानसभा के अंदर जो ढंग से उठा सकता है, उसको किसी को आगे किया है? इनको सिर्फ पीछे हाथ खड़ा करने वाले चापलूस और भ्रष्ट लोग चाहिए। आप उठा करके देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। वरना हम बताते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल साहब को केंद्रीय कानून मंत्री बनाया है। कैलाश मेघवाल जी को भैरव सिंह जी शेखावत ने होम मिनिस्टर बनाया, संपत राम जी मेघवाल को होम मिनिस्टर बनाया। आप मुझे कांग्रेस के अंदर एक उदाहरण बता दीजिए कि इन्होंने सक्षम नेतृत्व पनपने दिया हो अनुसूचित जाति का। ये जानबूझ करके अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति के नेतृत्व पनपने देना ही नहीं चाहते हैं। वो मैं इस मिथ को तोड़ना चाहता हूं और ये मौका सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, यही चीज पॉसिबल है। जी। आखिर में सर, आप हमारे ग्रामीण राजस्थान मीडिया ग्रुप की ओर से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील यही करना चाहता हूं कि इस राजस्थान की भ्रष्ट सरकार को और इस जनता को बेवकूफ, ये सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए जो सरकार 4.5 साल तक जनता का कोई काम नहीं किया, इस जनता को इसके परिवर्तन का समय आ गया है। इस प्रकार राजस्थान के अंदर अभी चारों दिशाओं के अंदर परिवर्तन यात्रा चल रही है। मैं जनता से अपील करता हूं कि इस भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ करके इस डबल इंजन सरकार को लाई जाए कि केंद्र और राज्य दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और इसके लिए जम करके उनको समर्थन दे। यही मैं बिलाड़ा की जनता से अपील करना चाहता हूं और ग्रामीण राजस्थान आपकी मीडिया ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए इतना इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे के.आर. मेघवाल साहब, जिनके बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, किसानों के हितों में ले लो, युवाओं को रोजगार के अवसर ले लो, इनके बड़े बड़े मुद्दे। अब देखना यह है कि इनकी दावेदारी, इनके मुद्दे कहां तक सफल होते हैं, पार्टी इन पर कितना विश्वास करती है, जनता इन पर कितना विश्वास करती है, ये आगे देखने वाली बात होगी। हम मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।